एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जून 2020 का पेपर। इससे पहले वाले क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर लिए हैं। ये वो पेपर हैं जो मर्ज साइकिल में हो रहे थे, ठीक है। तो जून 2020 का पेपर हम सॉल्व करेंगे आज। इससे पहले वाला हमने जून 2021 वाला पेपर जो है वो सॉल्व कर लिया है। तो ये आपके मर्ज साइकिल में थे, तो एक साल में एक ही पेपर हुए थे कोविड के चलते। तो नेक्स्ट पेपर है आपका जून 2020 वाला पेपर, ठीक है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, द इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टी ऑफ मायोनेज इज एट्रीब्यूटेड टू, ठीक है। यानी कि जो इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टी हमारी मायोनेज में जो हम यूज़ करते हैं वो कहाँ से आती है? वो आती है आपके लिसिथिन से। किससे आती है? लिसिथिन से आती है। लिसिथिन क्या है? एक इमल्सिफायर है, ठीक है। लिसिथिन क्या है? एक इमल्सिफायर है। हमने पढ़ा ही था। लिसिथिन क्या होता है? एक फास्फोलिपिड होता है, ठीक है। मतलब लिपिड के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ होता है? फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, लिसिथिन हमारा, ठीक है। तो इसमें ये क्या करता है? ये ऑयल और वाटर को इस तरीके से मिक्सअप कर देता है कि वो मिक्सअप क्या करता है, वो इस तरीके से पकड़ लेता है। एक साइड से ऑयल को पकड़ लेता है, एक तरफ से वाटर को पकड़ लेता है। तो हमें ऐसा लगता है कि मिक्स हो गया है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफाइंग बोलते हैं। मतलब दो ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो सकते हैं, ऐसे ऑयल और वाटर एक साथ मिक्स नहीं हो सकते हैं। जब हम उन्हें किसी इमल्सिफायर के थ्रू आपस में मिक्स करने की कोशिश कर ले, ठीक है, दोनों को एक दूसरे से पकड़ लेंगे वो, तो क्या होगा? ऐसा लगेगा हमें कि वो मिक्स है। इसको क्या बोलते हैं? इमल्सिफाइंग बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इसका समझ में आ गया इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टीज। मैंने बहुत अच्छे से लिपिड में पढ़ाया हुआ है, लिपिड वाले चैप्टर में, ठीक है। तो इसका आंसर लिसिथिन है। ये किस में पाया जाता है? लिसिथिन एग में पाया जाता है, ठीक है। एग की एक प्रॉपर्टी भी है इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि उसमें फास्फोलिपिड लिसिथिन पाया जाता है, ठीक है। और ये लिसिथिन क्या है? फॉस्फोलिपिड है। मतलब कि लिपिड के साथ क्या जुड़ा हुआ होता है? लिपिड के साथ फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फास्फोलिपिड बोलते हैं, ठीक है, लिसिथिन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिजर्वेटिव यूज इन येलो कलर्ड फ्रूट स्क्वैश, ठीक है। जो आपके येलो कलर्ड फ्रूट स्क्वैश है, इसमें कौन सा प्रिजर्वेटिव जो है वो यूज होता है? कौन सा प्रिजर्वेटिव हमारे यूज़ होता है? इसमें होता है सोडियम बेंजोएट, ठीक है। कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज़ होगा? हमारे जितने भी स्क्वैश और ये सब हैं हमारे फ्रूट्स वाले, उसमें हमारे क्या जो होता है? सोडियम बेंजोएट वाला प्रिजर्वेटिव हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिलीवरी ऑफ हॉट कुक्ड मिड डे मील इन एन अर्बन सिटी इज़ डन बाई, ठीक है। अगर किसी अर्बन सिटी में मिड डे मील हो रहा है, मिड डे मील आप सबको पता है, जो प्राइमरी स्कूल में दिन में खाना मिलता है उसे क्या बोलते हैं? मिड डे मील बोलते हैं। तो वो उसमें से कौन सा डिलीवरी मेथड जो है वो यूज़ हम करते हैं? तो इन्होंने कौन कौन सा दिया है? सेंट्रलाइज सर्विस, कमिश्नरी सर्विस, कुक एंड चिल्ड मेथड और बल्क डिसेंट्रलाइज्ड मोड। तो ये किस होता है? बल्क डिसेंट्रलाइज्ड मोड के थ्रू डिलीवर होता है। मतलब कि मील जो है वो स्कूल्स में ही पकाया जाता है, बल्क में पकाया जाता है और वही वो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है? हमने एक सेंट्रल किचन में बना लिया, फिर उसे अलग अलग जगह भेज दिया, ठीक है, वो तो सेंट्रलाइज्ड हो गया। उसको पैक किया और अलग अलग जगह भेज दिया, ठीक है, वो तो सेंट्रलाइज्ड होता है। और डिसेंट्रलाइज्ड में क्या होता है? जहाँ आपका मतलब जो भी स्कूल है वहीं खाना बन रहा है, ठीक है, और वहाँ ही बच्चों को सर्व कर दिया जा रहा है, तो वो क्या है? वो डिसेंट्रलाइज्ड मेथड है। तो मिड डे मील में हमारा क्या होता है? डिसेंट्रलाइज्ड मेथड को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और बल्क वाला, ठीक है, बल्क डिसेंट्रलाइज मतलब बल्क इसलिए क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में, तकरीबन अगर एक स्कूल में 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों के लिए खाना बनता है, तो एक बल्क में बनता है ये, ठीक है। मील्स आर कुकड ऑन साइड बाय लोकल कुकड एंड हेल्पर, ठीक है। लोकल कुक्स एंड हेल्पर, जो भी आपके लोकल कुक वो होते हैं आपकी मिड डे मील में आती हैं, वो सहायिकाएँ और वो जो मिड डे मील बनाने का काम करती हैं, तो वो लोकल लोग जो होते हैं वो खाना पकाते हैं, ठीक है, इसमें मील्स को, ठीक है, और फिर बच्चों को वहीं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका मिड डे मील का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मेथड ऑफ रेसिपी एडजस्टमेंट मेथड, ठीक है। तो रेसिपी एडजस्टमेंट का मेथड क्या है? फैक्टर मेथड है, ठीक है, फैक्टर मेथड। रेसिपी एडजस्टमेंट के दो मेथड होते हैं, एक है फैक्टर और एक है परसेंटेज मेथड, ठीक है, परसेंटेज मेथड। तो इन दोनों मेथड से हम क्या करते हैं? रेसिपी को स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, ठीक है, जिसे रेसिपी एडजस्टमेंट भी आप कह सकते हो, ठीक है। इस रेसिपी का स्टैंडर्डाइजेशन मेथड हम करते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? रेसिपी का स्टैंडर्डाइज मेथड, ठीक है, रेसिपी का स्टैंडर्डाइजेशन।
ये पढ़ेंगे हम जब हम इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेसिपी का स्टैंडर्डाइजेशन मेथड करने के लिए, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो आप 1 कप चाय बना रहे हो, ठीक है। 1 कप चाय में जो टेस्ट है, जो उसकी क्वालिटी है, जब आप 100 कप चाय बनाओ तब भी वही टेस्ट और वही क्वालिटी उसकी आनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रेसिपी स्टैंडर्डाइजेशन को करते हैं, जिसमें रेसिपी एडजस्टमेंट मेथड में एक तो फैक्टर मेथड यूज़ करते हैं और एक परसेंटेज मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, फैक्टर मेथड और परसेंटेज मेथड को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रिशन लेबलिंग हैज़ बिकम मैंडेटरी इवन इन द एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिशन क्लेम इन द फॉलोइंग कंट्रीज। तो इसका आंसर इंडिया है। ये बोल रहा है कि न्यूट्रिशन लेबलिंग जो है हैज़ बिकम मैंडेटरी, ठीक है, मैंडेटरी बन चुकी है कि आपको न्यूट्रिशन लेबलिंग करनी ही करनी है, इवन इन द एब्सेंस ऑफ द न्यूट्रिशन। अगर आप ये भी कहते हो कि इसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक में आप बोलते हो कोई न्यूट्रिशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उसमें लेबलिंग जो है वो डालनी पड़ेगी, तो वो क्या है, वो इंडिया है, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट कहती है कि आपके उसमें कुछ भी नहीं है तो 0 डालो, पर डालो, ठीक है। जब भी आप पैकेजिंग देखोगे किसी भी फूड आइटम की जो पैक होके आ रहा है, तो आप ये देखोगे कि उसमें ऊपर से लेबलिंग दी हुई होती है कि आपके फूड आइटम में कितना % क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना सैचुरेटेड फैट है, कितना आपका अनसैचुरेटेड फैट है। ये सब आपके पैकेट में आप पीछे देखोगे तो सब लिखा हुआ होता है। इवन अगर 0 भी है, कुछ भी नहीं है, तब भी आपको वहाँ पे 0 भी मेंशन करना है, ठीक है। तो ये हमारे इंडिया का काम है भैया, ठीक है। तो ये इंडिया का काम है भाई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका द न्यूट्रिशन कम्युनिटी इंटरवेंशन प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ, ठीक है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने यूथ और रूरल, यूथ कहाँ के, रूरल और अर्बन दोनों जगह के पुअर लोगों के लिए क्या एक इंटरवेंशन प्रोग्राम बनाया है। इनमें 4 प्रोग्राम इन्होंने दिए हैं। इन चारों में से उन्होंने पूछा है कि वो कौन सा प्रोग्राम है। द कम्युनिटी इंटरवेंशन प्रोग्राम वो कौन सा इंटरवेंशन प्रोग्राम है। इंटरवेंशन मतलब जो एक तरह से ट्रीटमेंट प्रोग्राम, लोगों की ट्रीट करने के लिए कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने बनाया है फॉर यूथ बोथ रूरल अर्बन एंड पुअर एंड एफिलिएट के लिए, ठीक है। जो गरीब हैं, पुअर हैं, अर्बन है, रूरल है, उन यूथ्स के लिए, युवाओं के लिए, ठीक है। तो इसमें से इन्होंने दिया है, सबसे पहला है NFSM। NFSM की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन आपका मैंने पहले भी बताया है, ये 2007 में 2007 में स्टार्ट हुआ था। 2007 में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन पहला वाला, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको इसमें हमने देखा ही था कि जो मिड डे मील है वो भी इसी के अंदर चल रहा है कि गांव हर किसी को थोड़ा थोड़ा अनाज जो बांटती है गवर्नमेंट, ठीक है। वो किसके अंदर आता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत आता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के अंदर चल रहा है, ठीक है। फार्मर्स वेलफेयर के अंदर ये वाला प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सब, तो ये तो है नहीं, ठीक है, ये तो क्योंकि यूथ के लिए पूछा है ना, तो ये तो आपका अन्न बांटो वाला है, तो हेल्थ के लिए नहीं है ये, ठीक है। दूसरा इन्होंने दिया है सबला। सबला महिलाओं के लिए है, ठीक है। सबला क्योंकि यूथ की बात कर रहा है, तो सबला, ये सबला जो है सिर्फ महिलाओं के लिए है। राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स, ठीक है, ये इनके लिए थी। इसकी जो फुल फॉर्म क्या है इसका, एक तरीके से ही सबला का जो मेन नाम है वो है राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स। और ये किसके अंदर चल रही है, MWCD मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर चल रही है ये वाली सबला वाली, ठीक है। राजीव गांधी के नाम पे है ये, 2021 में हुई थी। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भी हमारी मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर चल रही है। थर्ड वाली है RKSK। RKSK क्या है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है, राष्ट्रीय किशोर, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बात कर रहा है ना, हेल्थ के लिए। तो ये क्या है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है। ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर चल रहा है। और ये भी यही बोल रहा है कि हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर कौन सा चल रहा है, ठीक है। तो ये किसके लिए चल रहा है, ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर चल रहा है। और 2014 में ये स्टार्ट हुआ था हमारा, 2014 में स्टार्ट हुआ था हमारा RKSK। क्या फुल फॉर्म है RKSK की, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014 में स्टार्ट हुआ था और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के अंदर चल रहा है। उसका मेन क्या था, जो गरीब, पुअर और एफिलेट करके जो
वीकर सेक्शंस हैं उनके, जो रूरल और अर्बन एरिया के, उनके यूथ को हेल्थ अच्छी रखना, ठीक है, ये उनके लिए है। फिर नहीं तो हमारा आंसर ये है, ठीक है, इसमें RKSK है इसका आंसर हमारा। फिर सेकंड वाला जो उन्होंने दे रखा है NGCP की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम। तो इससे तो मतलब ही नहीं है, ये 1962 में हुआ था हमारा नेशनल गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये 3 हमारे नहीं है, इसका आंसर क्या होगा? RKSK, ठीक है, RKSK इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है, ये हमारा इसका आंसर है, 2014 में हुआ था ये वाला, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, द मेजर साइन ऑफ AFR। AFR क्या है आपका? एक्यूट रीनल फेलियर, ठीक है, एक्यूट, एक तो रीनल फेलियर मतलब आपकी किडनी फेल होने लगती है, ठीक है, तो एक तो एक्यूट रीनल फेलियर प्रॉब्लम है, रीनल फेलियर, ठीक है। दूसरी है क्रोनिक रीनल फेलियर, ठीक है। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि एक्यूट और क्रोनिक की वजह से इसका दोनों का एक ही आंसर है। तो अगर ARF की बात करो, एक्यूट रीनल ARF, ठीक है, एक्यूट रीनल फेलियर में आपका क्या है कि क्या मेजर सिम्टम होगा इसमें, ठीक है। तो जब आपकी किडनी फेल हो जाती है तो सबसे बड़ा सिम्टम इसमें क्या आता है आपका? जो इंक्रीज सीरम कैरेटीन लेवल, ठीक, कैरेटिनिन लेवल जो है वो आपका बढ़ जाता है, ठीक है। कैरेटिनिन क्या होता है? हमारी जो बॉडी है, ठीक है, जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारी बॉडी में जब हम कोई काम करते हैं तो हमारी बॉडी में कैरेटीन जो है वो बनता है। ये मैं आपको जब किडनी वाला चैप्टर पढ़ाऊँगी तो उसमें डिटेल में पढ़ाऊँगी। तो कैरेटिनिन लेवल जब हमारी बॉडी में बनता है तो जब वो बन करके वो उसका हमारी बॉडी में कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता है तो उसे बॉडी से बाहर फ्लश आउट होना होता है किडनी के थ्रू। लेकिन क्या होता है कि किडनी हमारा सही काम नहीं कर रही तो उसे बाहर फ्लश आउट नहीं कर पाती, बॉडी से बाहर नहीं भेज पाती, जिसके चलते वो बीच में बॉडी में ही घूमता रहता है। और इसी का जब लेवल बढ़ जाता है तो जब हमें ये देखना होता है कि हमारी किडनी सही काम कर रही है नहीं कर रही, तो हम किसको चेक करते हैं? क्रेटिनिन लेवल को ही हम चेक करते हैं, ठीक है। चलो इसका क्वेश्चन आज समझ में आ गया ना। तो इसमें हम क्रेटिनिन लेवल को चेक कर देंगे जब हमारा एक्यूट रीनल फेलियर वाली प्रॉब्लम आएगी। तो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ कलर वैल्यू। अगर आपको कलर वैल्यू को एस्टिमेट करना है तो कौन सा वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ करोगे? तो वो फोटोमीटर हम यूज़ करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है हमारा? ये लाइट की इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। किसको एब्जॉर्ब करता है? लाइट की इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब करने को मेज़र करता है कि हमारी कोई भी जो सैंपल है उसके बीच में से कितनी लाइट को वो एब्जॉर्ब कर रहा है, हमारा सैंपल सॉल्यूशन कितनी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसकी इंटेंसिटी क्या है, कितनी इंटेंसिटी की लाइट को वो एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसको हम किसके थ्रू देखते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू हम देखते हैं कि कितने हमारी लाइट को एब्जॉर्ब कर पा रहा है हमारा सैंपल। द एप्लीक वर्क इन बिहार इज नोन एज, ठीक है। बिहार का जो एप्लीक वर्क है उसे हम क्या बोलते हैं? एप्लीक वर्क में क्या होता है? हम ऊपर से क्या लगाते हैं? जैसे मान लो ये आपका पूरा फैब्रिक है, ठीक है, ये आपका रुमाल है, हमें इसमें एप्लीक वर्क करना है, ठीक है। तो एप्लीक वर्क में हम क्या करेंगे? एक अलग से ही लीफ काट के किसी फैब्रिक की इसके ऊपर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है, इस लीफ को हम इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे तो इसे एप्लीक वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्लीक वर्क बोलते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग मेन बेस फैब्रिक होता है, उसके ऊपर एक अप्लाइड फैब्रिक हम अलग अलग डिज़ाइन के फैब्रिक्स को उसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एप्लीक वर्क बोलते हैं, ठीक है। तो इसी में क्या बोल रहा है ये? एप्लीक वर्क इन बिहार। बिहार का जो एप्लीक वर्क कौन सा है? बिहार में कौन सा एप्लीक वर्क चल रहा है? खतवा होता है, ठीक है। बिहार में हमारा एप्लीक वर्क कौन सा है? खतवा, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? खतवा। बिहार में एप्लीक वर्क के डिज़ाइन को क्या बोलते हैं? खतवा बोलते हैं, ठीक है। देखो ये है हमारा खतवा, ठीक है। इसमें क्या है? देखो ये वाला जो वो है वो अलग फैब्रिक का काट करके नीचे के बेस फैब्रिक पे इसको पेस्ट कर रखा है, ठीक है, अलग अलग डिज़ाइन के। तो इसको क्या बोलते हैं? खतवा बोलते हैं। देखो ये सारे हमारे ये हैं, ये अलग अलग, इसमें देखो इसमें लीव्स और ये सब आपकी जो ऊपर वाली लीव्स वगैरह हैं ये सब क्या कर रखी है? काट के अलग से कट करके एक बेस फैब्रिक पे पेस्ट कर रखी है, ठीक है, जैसे ये कर रही है, तो ये खतवा बोलते हैं, है ये हमारा बिहार का है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एप्लीक वर्क, अच्छा ये तो हो गया। द इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉप इकट इज़ नॉट प्रोड्यूस, ठीक है। जो वॉप इकट है वो हमारा कहाँ प्रोड्यूस नहीं होता है? तो वो कहाँ प्रोड्यूस नहीं होता? सूरत में प्रोड्यूस नहीं होता। बाकी इन तीनों जगह पे हमारा वॉप इकट जो है वो प्रोड्यूस होता है। इकट क्या है? इकट हमारा एक डिज़ाइन है, ठीक है, जिसे हम वीविंग करते समय डालते हैं, ठीक है। जब हम वीविंग करते समय ही डिज़ाइन डाल देते हैं, कपड़े की बुनाई करते समय ही उसमें वॉप एंड वेफ्ट
को इस तरीके से हम बिनते हैं कपड़े को कि उसमें एक डिज़ाइन आ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, इक्कत बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीके की क्या है, डिज़ाइनिंग है इक्कत हमारी। ठीक है, तो यही क्या है हमारा, अब ये बोल रहे हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉप इक्कत इज़ नॉट प्रोड्यूस। ठीक है, तो कहाँ प्रोड्यूस नहीं होती है वॉप इक्कत। ठीक है, तो वॉप इक्कत वाली हमारी कहाँ प्रोड्यूस नहीं होती है, तो इसमें हमारा जो सूरत है यहाँ पे हमारी वॉप इक्कत जो है प्रोड्यूस नहीं होती है। बाकी जो पतन है, पतन हमारा गुजरात में पाया जाता है। तंचीपुरम हो गया हमारा, तमिलनाडु का है ये। और तंजौर हमारा गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, तो और तंजौर हमारा तमिलनाडु में पाया जाता है। तंजौर पाया जाता है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु, तो इन जगह पे। और कांचीपुरम हमारा पाया जाता है, ये भी तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, ये भी तमिलनाडु में। और पतम हमारा गुजरात में पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो इक्कत वाली जो वॉप इक्कत जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वहाँ बनती है इन जगह पे, और सूरत में नहीं बनती है। जो हमारा वॉप इक्कत है मेन कहाँ बनती है, तेलंगाना में बनती है, उड़ीसा में बनती है, और गुजरात में बनती है। ठीक है, ये वाली जब हम कपड़े को इस तरीके से उसका वॉप और वेफ्ट यान के थ्रू उसकी बुनाई करते हैं, कपड़े की वीविंग करते हैं, तभी हम क्या करते हैं, इसमें डिज़ाइन डाल देते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, इक्कत बोलते हैं। ठीक है, एक तरह की कलाकारी है ये। देखो ये जो एग्जाम्पल है ये सब इक्कत के हैं। ठीक है, इसमें जब बिनाई की गई है कपड़े में तभी इसमें डिज़ाइन डाल दिया गया है। ठीक है, इसमें यानी कि जो ये वाला ब्लू धागा है, इसमें वाइट धागे को इस तरीके से अरेंज किया गया होगा कि इस तरीके का डिज़ाइन जो है वो बन के आ गया। ये सब इक्कत में है। ठीक है, इक्कत, इसको सबको इक्कत बोलते हैं। ठीक है, बिनाई के टाइम पे ही हम ये डिज़ाइन डाल देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लश्चरियस वीव, मतलब सबसे चमकदार लश्चर वाली वीव कौन सी होती है। तो कौन सी वीव है जो इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी चमक आती है, साटिन वीव में। ठीक है, साटिन वीव में क्या है, सबसे अच्छी चमक आती है। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा जब बहुत सारी इस तरीके से हम उसमें ताना बाना डालते हैं, तो जब उसे छुओगे तो एक तरीके की स्मूथनेस और उसमें जो एक लश्चर सा आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो ये शाटिन वीव जो है ये आपकी सबसे ज़्यादा लश्चरियस वीव यानी कि चमकदार वीव होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी प्रॉपर्टी ऑफ अ फाइबर। फाइबर की दो तरह की प्रॉपर्टीज है, प्राइमरी, सेकेंडरी, और थर्ड वाली एक मिसलिनियस भी है। तो प्राइमरी प्रॉपर्टीज कौन सी वाली होती है, प्राइमरी प्रॉपर्टीज वो होती है जिनके बिना फैब्रिक बन ही नहीं सकता है। मतलब यान में या फाइबर में वो क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका फैब्रिक ही नहीं बन पाएगा। तो वो है कोहेसिवनेस। ठीक है, कोहेसिवनेस का मतलब क्या होता है, जो आपका फाइबर है उसमें स्पिनिंग की क्वालिटी होनी चाहिए कि आपस में चिपक करके वो लंबा धागा बना सके, यान बना सके। तो उसको क्या बोलते हैं, कोहेसिवनेस बोलते हैं। तो कोहेसिवनेस होना आपके फाइबर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं तो वो आपका कभी भी फैब्रिक जो है उससे नहीं बन पाएगा, यानी कि यान और फैब्रिक उससे नहीं बन पाएगा। बाकी डेंसिटी, लश्चर, रेसिलियंसी ये सब आपकी सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, कोहेसिवनेस आपकी प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डार्ट इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इसमें से कौन सा डार्ट इक्विवेलेंट वाला नहीं है। तो इसमें से जो स्टाइल लाइन है ये आपका डार्ट का इक्विवेलेंट नहीं है, बाकी ये दोनों डार्ट के इक्विवेलेंट है। डार्ट के इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, डार्ट पता है क्या होती हैं, देखो डार्ट वाली ये हैं। ठीक है, ये दिख रहे हैं, ये सब डार्ट्स हैं आपकी, ये वाले। ठीक है, ये सब आपके डार्ट्स हैं। तो डार्ट हम किस लिए यूज़ करते हैं ब्लाउज वगैरह में, ताकि आपका जो बस्ट एरिया है उसकी फिटिंग अच्छी आए। ये देखो ये सब डार्ट्स हैं। ठीक है, इससे आपकी फिटिंग अच्छी आती है। सूट्स में भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी इस शेप की है कि उसमें फिटिंग नहीं आती तो आप उसमें डार्ट डाल करके आप फिटिंग दे सकते हो अपने उसमें। ठीक है, तो हम अभी डार्ट तो हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो डार्ट के इक्विवेलेंट हमारी बॉडी में काम करती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा अपने कपड़े में डार्ट ही डालो। तो डार्ट के कुछ इक्विवेलेंट भी होते हैं कि जिन्हें हम डार्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें ये डिज़ाइन, ये प्लीट्स को यूज़ किया गया है। ठीक है, इसके अलावा गैदर्स को आप यूज़ कर सकते हो। गैदर्स पता है कौन से होते हैं, देखो ये गैदर्स हैं। ठीक है, अगर आपको ये गैदर्स हैं, अगर आपको कपड़ों में अपने डिज़ाइन नहीं डालना है, आपको डार्ट्स नहीं डालनी है, तो आप गैदर्स को भी बॉडी को शेप देने के लिए हम यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से गैदर्स के अलावा आप डार्ट टक्स को यूज़ कर सकते हो। तो गैदर्स भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप देखो ये इस तरीके के टक्स आप यूज़ कर सकते हो। ये भी सब क्या है, डार्ट इक्विवेलेंट ही होते हैं। आप इस तरीके से बॉडी को शेप देने के लिए आप टक्स भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो डार्ट के अलावा गैदर्स यूज़ कर सकते हो, टक यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा प्रिंसेस लाइन वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है,
देखो ये क्या है, ये प्रिंसेस लाइन है, ये वाली, ये जो है ये प्रिंसेस लाइन है। तो इस तरीके से हम गैदर्स को यूज़ कर सकते हैं, डार्ट्स को गैदर्स को यूज़ कर सकते हैं, टक्स को यूज़ कर सकते हैं, और आप प्रिंसेस लाइन को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब भी क्या करते हैं, आपका शेप देने का ही काम करती हैं हमारे कपड़ों में। तो डार्ट्स की जगह हम इन तीनों को भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो एक नया नाम दिया है, ये है इसमें स्टाइल लाइन। तो स्टाइल लाइन कौन सी होती है? स्टाइल लाइन ना गैदर्स का काम नहीं करती, मतलब डार्ट्स इक्विवेलेंट नहीं होती हैं, आपकी शेप देने का काम करती है बॉडी को। जैसे ये सब, ये क्या है, ये आपकी स्टाइल लाइन है। ठीक है, जो आपकी स्टाइल दे रही है आपके कपड़ों को। ठीक है, जैसे ये देखोगे तो इसमें क्या है, ये है स्टाइल लाइन, जो बाहर का शेप दे रही है आपके कपड़ों को, स्टाइल दे रही है आपके कपड़ों को। ठीक है, तो इसे हम स्टाइल लाइन बोलते हैं। तो ये डार्ट के इक्विवेलेंट नहीं होती है, बाहर की जो आपकी बॉडी का शेप देती है, कपड़े का जो शेप होता है ये वाला, इसको हम स्टाइल लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डार्क इक्विवेलेंट। तो हमारी जो स्टाइल लाइन है वो डार्क इक्विवेलेंट नहीं होती, बाकी ये तीनों जो है वो डार्क इक्विवेलेंट है। ठीक है, तीनों जो है हमारी डार्क इक्विवेलेंट है, स्टाइल लाइन जो है वो हमारी डार्क इक्विवेलेंट नहीं होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च पेस्ट इज यूज्ड इन अ रिमूविंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन। इनमें से कौन से स्टेन को रिमूव करने के लिए हमें स्टार्च पेस्ट की ज़रूरत होती है? तो आपका जो इंक है, ठीक है, इंक को रिमूव करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? स्टार्च पेस्ट हम यूज़ करते हैं इंक के स्टेन को रिमूव करने के लिए। मान लो आपके कपड़े में इंक का स्टेन लग गया है, तो आप क्या यूज़ करोगे? स्टार्च का पेस्ट यूज़ करोगे इंक को के स्टेन को, इंक के दाग को रिमूव करने के लिए। ठीक है, ये हमारा स्टेन वाले चैप्टर से आया हुआ है टेक्सटाइल के। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट प्रोसेस इज। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? आपकी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है, कभी भी रुकती नहीं है। तो मैनेजमेंट क्या है? आपकी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसिटिविटी टू प्रॉब्लम इज। ठीक है, अगर हम किसी भी प्रॉब्लम के लिए सेंसिटिव हैं तो वो किसके अंदर आएगा? वो आपका आएगा अवेयरनेस के अंदर, क्योंकि हम किसी भी चीज़ के लिए अवेयर हैं, इसीलिए हम प्रॉब्लम के लिए क्या हैं? सेंसिटिव हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको पता है कि आने वाले समय में हमें प्रॉब्लम आने वाली है, इकोलॉजिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है, इन्वायरमेंट हमारा बहुत ख़राब होता जा रहा है, क्यों? क्योंकि हम अवेयर हैं इन्वायरमेंट को लेकर के। नहीं तो बाकी जो अनअवेयर लोग, जो हमारे ग्रामीण लोगों से पूछो कि इन्वायरमेंट क्या होता है, उन्हें पता ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है, जो अवेयरनेस है, तो उसके चलते क्या होता है, आप प्रॉब्लम के लिए सेंसिटिव होते हो। ठीक है, द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ फैमिली एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब हमारा कोई फ्लो ऑफ सर्विसेज आता है तो वो कौन सा कहलाएगा? ठीक है, वो है हमारा रियल इनकम। ठीक है, यानी कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ फैमिली एट अ पर्टिकुलर टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी कितनी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, क्या क्या आपने चीज़ें खरीदी हैं, आपके पास क्या क्या अवेलेबल है घर में, रिसोर्सेज, वो सब किस में आता है? रियल इनकम के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? रियल इनकम के अंदर आता है। ठीक है, फिर इसके बाद है वन ऑफ द इंटरनल कॉन्स्ट्रेंट्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें इंटरनल कॉन्स्ट्रेंट हमारे क्या पाए जाते हैं? ठीक है, तो क्या क्या रुकावटें हैं इंटरनल, वो उसमें क्या आएगा? तो इसमें आएगा इम्प्रॉपर फिजिबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, हमारी जो इम्प्रॉपर फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है वो हमारा क्या है? इंटरनल कॉन्स्ट्रेंट में आएगा। ठीक है, मतलब कि अगर हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट में क्या क्या समस्याएं हैं जो इंटरनली आएंगी, तो वह है इम्प्रॉपर फिजिबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, ये हमारा इंटरनल में आएगा। तो बाकी सब हमारे एक्सटर्नल में मान सकते हो आप, पर ये वाला हमारा इंटरनल में है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है द लो कॉस्ट मटेरियल होलो जिप्सम बोर्ड एंड ब्लॉक्स आर यूज्ड फॉर। ठीक है, जो आपके लो कॉस्ट मटेरियल के जो आपने होलो जिप्सम बोर्ड यूज़ कर रहे हो आप, वो आप कहाँ यूज़ करते हो? तो वो हम इंटीरियर वॉल्स के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं? इंटीरियर वॉल्स के लिए। हम वॉल्स को इंटीरियर करने के लिए हम इन मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। एक्सपेंडिचर फॉर सेलिब्रेटिंग दिवाली इज़, अगर आपको दिवाली सेलिब्रेट करनी है तो उसका खर्चा किस में आएगा? वो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है, किस में आएगा? एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर ऑर्गेनिक रिसोर्सेज। इसमें से कौन सा ऑर्गेनिक रिसोर्सेज हैं? ठीक है, ऑर्गेनिक रिसोर्सेज हमारे किस में है? फॉसिल फ्यूल, प्लांट्स और एनिमल्स, ये हमारे सब क्या हैं? ये हमारे ऑर्गेनिक रिसोर्सेज हैं। ठीक है, कौन से रिसोर्सेज हैं? ऑर्गेनिक रिसोर्सेज हैं ये हमारे। ठीक है, बी वाले फॉसिल फ्यूल और आपका
प्लांट्स और एनिमल, ये हमारे क्या हैं, ऑर्गेनिक रिसोर्सेज। ऑर्गेनिक रिसोर्सेज का मतलब क्या है, जो हमारे ऑर्गेनिक संसाधन है, ठीक है, हमारे कौन कौन से हैं, फ्यूल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल, ये सब हमारे जैविक संसाधन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मेशन ऑफ कनेक्शन बिटवीन पेरेंट्स एंड द न्यूबॉर्न इन द पीरियड सून आफ्टर बर्थ इज कॉल्ड। बर्थ के तुरंत बाद जो नया जन्मा हुआ बेबी है और उसके पेरेंट्स के साथ जो भी एक कनेक्शन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग, ठीक है। ये अपने बॉल्बी की जो थ्योरी पढ़ी थी ना, उसमें दिया हुआ है। उन्होंने बोला है, बॉल्बी की अटैचमेंट थ्योरी में उन्होंने बताया है कि जब आपका बेबी है, जब वो जन्म लेता है तो शुरू में तो वो किसी को नहीं पहचानता है, लेकिन जो भी मदर या मदर फिगर है, पेरेंट्स है, जो उसके आसपास रहते हैं, उसे कंफर्ट फील कराते हैं, उसको फीड कराते हैं, उसकी नैपी चेंज करते हैं, उसे हैप्पी रखते हैं, तो उनके साथ उनका धीरे धीरे बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है बेबी का अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी का। और फिर वही बॉन्ड आगे जाके किस में डेवलप होता है, अटैचमेंट में डेवलप हो जाता है। अटैचमेंट जो है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। शुरू में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, ठीक है, बॉन्डिंग बनती है शुरू में, फिर वही बॉन्डिंग जो है अटैचमेंट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी दैट होल्ड्स दैट बिहेवियर इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ठीक है। किसने बोला था कि जो बिहेवियर है, वो जो भी हमारा बिहेवियर है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन से इन्फ्लुएंस होता है। तो वो डार्विन की जो हमारी इवोल्यूशन थ्योरी है उसके अंतर्गत बोला गया है, ठीक है, कि हमारा जो व्यवहार है वो हमारी बायोलॉजी से और जो इवोल्यूशन है, जो बदलाव आ रहे हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होता है। तो डार्विन ने बोला है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 वन ऑफ द न्यू एलिमेंट्स इज, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या नया एलिमेंट्स उन्होंने इंक्लूड किया है, तो इंक्लूजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, मतलब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को भी इन्होंने इसमें डाला है, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आर चिल्ड्रंस विद एवरेज इंटेलिजेंस हु हैव डिफिकल्टी इन रीडिंग, राइटिंग एंड एरिथमेटिक, ठीक है, जिसे रीडिंग में कोई प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों को, और राइटिंग में हो सकती है, और आपका एरिथमेटिक में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो नॉर्मल है, एवरेज है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आईक्यू उसका अच्छा है, इंटेलिजेंस लेवल उसका अच्छा है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है आईक्यू और इंटेलिजेंस लेवल में, लेकिन फिर भी वो आपका रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक में कहीं ना कहीं, उसे मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। तो किसके अंदर है, लर्निंग डिसेबिलिटी। तारे ज़मीन वाली मूवी में यही दिखाया था, आईक्यू उसका अच्छा था लेकिन फिर भी वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहा था, तो वो क्या था, वो लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है। चाइल्ड विद स्पेशल नीड का क्वेश्चन है ये। द थर्ड स्टेज इन इरिक्सन थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसकी थर्ड स्टेज आपकी इरिक्सन की थ्योरी क्या है, वो है आपकी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ठीक है, ये वाली, ठीक है, इनिशिएटिव, ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट तो आपकी पहली है, ठीक है। दूसरी है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, तीसरी है आपकी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, और फिर है आपकी आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कन्फ्यूजन, ठीक है, एडोलसेंस में जो होती है ये। तो ये आपकी कौन सी, इसमें पहली आपकी जो थर्ड स्टेज ये पूछ रहा है, तो थर्ड स्टेज क्या होगी आपकी, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होगी, ठीक है। एरिक्सन की थ्योरी है साइको सोशल थ्योरी, जो हमने पढ़ेंगे हम अभी एचडी में पूरी, ठीक है। इसके बाद है द बेसिक प्रेमाइस ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 इज, ठीक है। तो जो 2006 में चाइल्ड मैरिज एक्ट आया था, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, तो इसमें क्या मेन पॉइंट था, ठीक है, क्या बेसिक प्रेमाइस था, तो मेन पॉइंट था अ चाइल्ड इज़ अ माइनर अप टू 18 ईयर, अ गर्ल इज़ अ माइनर अप टू 18 ईयर एंड बॉय इज़ अ माइनर अप टू 21 ईयर, ठीक है। यानी कि शादी के लिए लड़की जो है वो 18 साल की होनी चाहिए थी और जो लड़का है वो 21 साल का होना चाहिए था, पर ये अब बढ़ करके अब जो नया आया है मैरिज एक्ट, उसमें ये दोनों ही 21 साल के हो गए हैं, लड़की की एज भी और लड़के की एज भी। मतलब अगर आपको शादी करनी है तो कम से कम आप 21 साल के होने चाहिए, ठीक है, तभी आप शादी कर सकते हो। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब अ मैट्रियार्कल फैमिली, ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है मैट्रियार्कल फैमिली का एग्जाम्पल नहीं है, तो इनमें से कौन सा मैट्रियार्कल फैमिली का एग्जाम्पल नहीं है। तो इसमें से अगर आप देखो, मैट्रियार्कल फैमिली में क्या होता है, जहाँ मदर जो होती है हेड ऑफ़ द फैमिली होती है और वो अपनी जो पावर है वो किसको ट्रांसफ़र करती है, अपनी बेटी को करती है, तो वो मैट्रियार्कल फैमिली होगी। जैसे इंडिया में हम कौन सी फॉलो करते हैं, हम पैट्रियार्कल फैमिली करते हैं। जो हेड ऑफ़ फैमिली है वो फादर होता है, अपनी जो लेगेसी है वो किसको पास ऑन करता है, वो बेटे को करता है, ठीक है।
तो इंडिया में हम पेट्रियार्कल फैमिली करते हैं नॉर्मल से, लेकिन इंडिया में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ मैट्रियार्कल फैमिलीज़ होती हैं। तो उन मैट्रियार्कल फैमिलीज़ में मदर आपकी हेड ऑफ़ द फैमिली है, और उसके बाद कौन बनेगी, उसकी बेटी बनेगी, ठीक है। सारी प्रॉपर्टी किसको जाएगी, उसकी बेटी को जाएगी, ठीक है, डॉटर को उसकी प्रॉपर्टी जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, अथॉरिटी वेस्ट इन अ ह्यूमन हेड ऑफ़ द फैमिली, वुमेन हेड ऑफ़ द फैमिली, तो ये तो सही है। तो इसमें जो आपकी अथॉरिटी है वो किसके पास होती है, वुमेन के पास होती है, और वुमेन ही क्या होती है, हेड ऑफ़ द फैमिली होती है। तो ये तो मैट्रियार्कल फैमिली का एक है ही। दूसरा, डिसेंस इन थ्रू द मदर, मतलब जो अगर हम पूर्वज देखेंगे तो पूर्वज किसके होंगे, मदर को देखेंगे कि मेरी मम्मी, मम्मी की मम्मी, मम्मी की मम्मी की मम्मी की मम्मी। तो इस तरीके जैसे हमारे वहाँ क्या देखते हैं, हम दादा को देखते हैं, पापा, फिर दादा। लेकिन इसमें क्या होता है, मैट्रियार्कल फैमिली में मम्मी, नानी, परनानी, हम उनको देखेंगे कि उसके वंशज हैं, ठीक है। डिसेंट्स कौन से होते हैं इसके, मदर होती है। प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर थ्रू द मदर, और प्रॉपर्टी किसके थ्रू ट्रांसफर होती है, मदर से आती है, ठीक है। तो ये तीनों हमारे मैट्रियार्कल फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पर ये वाला जो है, मैरिज रिलेशन आर ट्रांजिट एंड द हस्बैंड इज समटाइम अ कैजुअल विजिटर, ये मैट्रियार्कल फैमिली का नहीं है, ये अलग ही टाइप है एक, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसमें आप मदर हस्बैंड के साथ ही रहोगे। मतलब मैट्रियार्कल फैमिली में क्या है कि आप अपने हस्बैंड के साथ जाकर के अपनी मदर के घर में शिफ्ट हो जाओगे, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला है, मदर रिलेशन आर मैरिज रिलेशन आर ट्रांजिएंट एंड द हस्बैंड इज समटाइम अ कॉजल विजिटर, तो ये अलग ही टाइप है, ठीक है। तो इसके ये दो जो हैं वो हमारा आंसर नहीं है दो। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि ये मैट्रियार्कल फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्योंकि मैट्रियार्कल फैमिली में हस्बैंड भी आपके साथ रहता है। इसमें इन्होंने बोला है कि हस्बैंड कभी कभार आता है, कॉजल विजिटर नहीं है, वो कभी कभार नहीं आता, वो आपके साथ ही रहता है। हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ अपनी ससुराल में ही शिफ्ट रहता है, घर जमाई जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। The term used to refer to a person who controls or select the content that reach an audience is known as, ठीक है। The term used to refers to a person, वो कौन सा टर्म है जो हम एक पर्सन्स को बोलते हैं, who control और select the content, जो क्या करता है, कंट्रोल करता है कंटेंट को, सिलेक्ट करता है, ठीक है। मतलब जो कंट्रोल और सिलेक्ट करता है कंटेंट को, ताकि जो भी कंटेंट है वो ऑडियंस तक पहुँचे, ठीक है। तो वो पहले कंट्रोल करेगा कि ऑडियंस तक क्या पहुँचना है, तो उसको क्या बोलेंगे, आप उसको गेट कीपर बोल सकते हो, जो हमारा सेंडर है। तरीके से सेंडर क्या करता है, मैसेज को सिलेक्ट करता है, ठीक है, और मैसेज को कंट्रोल करता है, सिलेक्ट करता है। वो ये देखता है कि क्या मैसेज हमें लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है। जो गलत चीज़ है, जो नहीं पहुंचानी चाहिए लोगों तक, वो उसको कट डाउन कर देता है। तो इसे क्या बोलते हैं, गेट कीपर भी आप बोल सकते हो। जो क्या करता है, पर्सन हु कंट्रोल और सिलेक्ट द कंटेंट, जो क्या करता है, कंटेंट को कंट्रोल और सिलेक्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, गेट कीपर बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following model of development emphasize that the modernization could be achieved by the increased प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, वो कौन सा मॉडल है डेवलपमेंट का जिसमें आप मॉडर्नाइजेशन की बात करते हो, ठीक है, जिसमें हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को और इंडस्ट्रियलाइजेशन को, इन सब चीज़ों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, आपकी खेती अच्छी हो, आपकी इंडस्ट्रीज अच्छी चले, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, आपका देश के पास, हर किसी के पास खूब अच्छे खासे पैसे हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ठीक है। तो ये आपका वो कौन सा मॉडल है, तो कौन सा मॉडल होगा, वो है हमारा डोमिनेंट पैराडिगम ऑफ डेवलपमेंट मॉडल, ठीक है। डेवलपमेंट मॉडल की बात हम यहाँ करते हैं, ठीक है। डोमिनेंट पैराडिगम ऑफ डेवलपमेंट मॉडल इसमें पाया जाएगा, ठीक है। इस मॉडल में हम हर चीज़ की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, किस किस की, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की, इकोनॉमिक ग्रोथ की और इंडस्ट्रियलाइजेशन की, इन सब की डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं। एक तरह से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है वैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रुप अप्रोच फॉर कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, इसमें से कौन सा ग्रुप अप्रोच नहीं है। देखो, वर्कशॉप ग्रुप में होगी, ट्रेनिंग ग्रुप में होगी, डेमोन्स्ट्रेशन ग्रुप में होगा, होम विजिट जो है वो ग्रुप में नहीं होगी। अगर आप एक एक घर जा रहे हो तो ये इंडिविजुअल अप्रोच में आएगी, ठीक है। तो इसमें इंडिविजुअल अप्रोच जो है वो ग्रुप अप्रोच का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, इन कम्युनिकेशन द इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर एंड मूवमेंट इज टर्म्ड एज, ठीक है। तो अगर आप देखो कि जिसमें हम बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, ठीक है, कौन सा कम्युनिकेशन है इसमें, बॉडी लैंग्वेज, मतलब कि आपके हाव भाव, बॉडी
लैंग्वेज आपकी बॉडी, कुछ लोग किस तरीके से खड़े हो रहे हैं, कॉन्फिडेंटली खड़े होते हैं, कुछ लोग बॉडी को देख के ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंट नहीं है, घबराया हुआ है, ठीक है। तो वो सब हम किस में देखते हैं, ठीक है, मूवमेंट को, पोस्टर मतलब क्या वो किस तरीके से बैठा है, किस तरीके से खड़ा है, किस तरीके से वो मूव कर रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कोई बहुत जर्की मूवमेंट कर रहा है, बार बार गर्दन हिला रहा है, इधर उधर उधर देख रहा है, तो उसका मतलब वो थोड़ा बेचारा नर्वस है, ठीक है। तो ये सब हम किस में के अंदर पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं काइनेसिस के अंदर, ठीक है, काइनेसिस के अंदर हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारा कम्युनिकेशन का एग्जाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कम्युनिकेशन से है। हु वॉज द एंशियंट ग्रीक फिलोसफर हु रोट द बुक ऑफ रिटोरिक, ठीक है, इन्होंने रिटोरिक मॉडल भी दिया था, और एक ग्रीक फिलोसफर है जिन्होंने रिटोरिक बुक लिखी थी डिस्क्राइबिंग द रोल ऑफ परसुएशन इन द पब्लिक स्पीकिंग, जिन्होंने बताया था कि पब्लिक स्पीकिंग में किस तरीके से आप लोगों को परसुएशन कर सकते हो, यानी कि कन्विंस कर सकते हो। तो वो किसने दिया था, अरिस्टोटल ने दिया था, ठीक है। अरिस्टोटल का है रिटोरिक मॉडल, हम इसे बोलते हैं, ठीक है, अरिस्टोटल ने दिया था रिटोरिक मॉडल। कम्युनिकेशन का है भी, द आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्पिंग एडल्ट लर्न इज कॉल्ड, ठीक है, जो भी आपका आर्ट एंड साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, एडल्ट्स की हेल्प कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोगॉगी बोलते हैं, ठीक है। एडल्ट एजुकेशन भी आप बोल सकते हो, उसका एंड्रोगॉगी हम उसको बोलते हैं, ठीक है, एडल्ट एजुकेशन है, ठीक है। तो एडल्ट्स की को एजुकेट करना, उसकी हेल्प करना हमारी किस में आएगी, एंड्रोगॉगी में आएगी, ठीक है, एंड्रोगॉगी में। फिर है पंचायती राज सिस्टम इंस्टीट्यूशन इन इंडिया आर इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन लोकल सेल्फ गवर्नेंस थ्रू। तो अगर आप देखो पंचायती राज सिस्टम क्या कह रहा है, ये पंचायती राज सिस्टम इन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, जो पंचायत चल रहे हैं हमारे इंडिया में, आर इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ इंडियाज़ पार्टिसिपेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग इसे पीपल्स को जो पार्टिसिपेशन करते हैं इन लोकल सेल्फ गवर्नर, खुद की गवर्नमेंट उन्होंने, सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट उन्होंने बना रखी है, तो उसमें वो पार्टिसिपेशन करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल, इसका आंसर क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो पावर है वो सिर्फ गवर्नमेंट की, जो सेंटर में गवर्नमेंट बैठी है उसके पास ही ना हो, वो पावर गाँव में पहुंचाई जा सके। मतलब गांव के जो प्रधान है, जो पंचायत है, वो डिसाइड करे कि गांव का डेवलपमेंट कैसे करना है, तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो पंचायती राज सिस्टम आपकी क्या, इसके फादर किसको बोलते हैं, बलवंत राय मेहता को बोलते हैं इसके फादर, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम के फादर कौन थे, बलवंत राय मेहता, क्योंकि इन्होंने ही सजेस्ट किया था कि सारी जो पावर है, जो अथॉरिटी लेके बैठी है गवर्नमेंट, उसको ना करके गवर्नमेंट को क्या कर देनी चाहिए, इस अथॉरिटी को गाँवों में दे देनी चाहिए, ताकि गाँव वाले खुद डिसाइड करें, जो हमारे विलेजर्स हैं, फार्मर्स हैं, वो खुद डिसाइड करें कि उनको अपने विलेज को किस तरीके से डेवलप करना है, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता, इसको हम पंचायती राज सिस्टम के फादर बोल सकते हैं। पहली पंचायत हमारी राजस्थान में स्टार्ट हुई थी 1959 में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पंचायती राज सिस्टम का है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल प्रेजेंट्स द लीस्ट पावरफुल एंड लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो ये आपका मेजरमेंट स्केल अभी पढ़ाया मैंने कुछ दिन पहले ही उसमें रिसर्च में। तो मेजरमेंट स्केल में जो सबसे कम पावर का होता है, ठीक है, और सबसे नीचे के लेवल का होता है, वो आपका नॉमिनल है। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो हमारे चार थे ना। पहले नंबर पर नॉमिनल होता है, दूसरे नंबर पर ऑर्डिनल होता है, तीसरे में इंटरवल होता है, और जो हाईएस्ट है वो रेशियो होता है, ठीक है। तो इसमें से हमारा जो सबसे लो लेवल का जो स्केल है, मेजरमेंट स्केल, वो आपका नॉमिनल स्केल है, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न इन 2010 इन अ विलेज वुड बी अ एग्जाम्पल ऑफ। जब हम क्या करते हैं, किसी ऐसे एक पर्टिकुलर समय के लोगों की या समय के बच्चों की स्टडी कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो रहा था, हम ये स्टडी कर रहे हैं, तो वो कौन सी स्टडी में आता है, कोहर्ट स्टडी में आता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम क्या यहाँ क्या कर रहे हैं, 2010 के विलेज बच्चे जो बॉर्न हुए थे, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम हमने ले लिया, उस टाइम पे जितने भी बच्चे हमारे पैदा हुए हैं हम उन पे स्टडी कर रहे हैं। तो ये किस में आएगा, कोहर्ट स्टडी में आता है। किस में आता है, कोहर्ट स्टडी में आता है, जब हम एक पर्टिकुलर टाइम के बच्चों पे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो वो हमारा आएगा, बच्चों पे क्या किसी पे भी कर सकते हैं हम, पर एक पर्टिकुलर समय के लिए पे काम कर रहे हैं हम, ठीक है। तो वो क्या है, आपका कोहर्ट स्टडी में आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैम्पलिंग एरर एसोसिएटेड विद रैंडम सैम्पलिंग कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फार्मूला, ठीक है। अगर आपका जो सैंपल है उसमें एरर्स आ रहे हैं, ठीक है, सैंपल में अगर कोई एरर आ रहा है, तो किसके थ्रू, एसोसिएटेड विद रैंडम सैम्पलिंग से जो जुड़ा हुआ है, तो उसको हम किससे दिखाएंगे, उसको हम दिखाएंगे AS/N-1 से हम दिखाएंगे, जो हमारे सैम्पलिंग के चलते एरर आ रहे हैं। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है।
स्टेट्स का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज अ मोस्ट सुटेबल फॉर स्टडिंग एसोसिएशन बिटवीन इनकम लेवल ऑफ मदर एंड देयर बाइंग प्रैक्टिसेस फॉर द इन्फेंट वेयर। ठीक है, एक जो अगर हम ये देखें हमें मदर की बिटवीन इनकम मदर की इनकम लेवल और वो अपने बच्चों के लिए क्या किस तरीके के कपड़े खरीद रही है, इन दोनों के बीच में अगर हमें एसोसिएशन देखना है कि कितनी इनकम लेवल है, उस इनकम लेवल को उसके कपड़ों की जो चॉइस है बच्चों के लिए वो किस तरीके से उसको एसोसिएट करती है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट लगाएंगे। कौन सा टेस्ट लगाएंगे हम इसके लिए, काई स्क्वायर टेस्ट लगाएंगे, क्योंकि दोनों के बीच में हम क्या देख रहे हैं, रिलेशनशिप देख रहे हैं। ठीक है, ये भी हम टेस्ट में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ फिक्स्ड रिस्पॉन्स क्वेश्चन इन क्वेश्चनएयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ फिक्स्ड रिस्पॉन्स क्वेश्चन इन क्वेश्चनएयर। ठीक है, क्वेश्चनएयर में अगर फिक्स्ड रिस्पॉन्स क्वेश्चन हैं तो उसमें से किसका एडवांटेज नहीं है। फैसिलिटेट कंप्लीशन ऑफ द क्वेश्चनएयर, मतलब आप आसानी से अपने क्वेश्चनएयर को कंप्लीट कर सकते हो, तो ये तो है भाई एडवांटेज। इजी टू कोड एंड स्कोर एंड कोड, ठीक है, आप आसानी से स्कोर, जैसे कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं जो ये वाले जो आते हैं नेट वाले, तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप इसीलिए तो देते हैं ना क्योंकि उनको हम आसानी से कोड कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। अगर थ्योरी देंगे तो उसको पढ़ने में भी टाइम लगेगा और उनको हर किसी की थ्योरी में से अपने सही आंसर भी छांटने पड़ेंगे, लेकिन इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में आप एक टिक करो, अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। ठीक है, तो यही है, ये आपके क्या होते हैं, फिक्स्ड रिस्पॉन्स क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्या है, फिक्स्ड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, मतलब कि अगर मैं पूछूं कि आपको स्कूल जाना पसंद है या नहीं है, तो आप बोलोगे या तो है या फिर आप नहीं है। ठीक है, तो या तो यस में लगाओगे या नो में लगाओगे। लेकिन मैं आपसे पूछूं तो ये आसान है ना कैलकुलेट करना, लेकिन अगर मैं पूछूं आपको पसंद क्यों नहीं है, तो हर किसी के अलग अलग जवाब आएंगे। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करना ज़्यादा मुश्किल होगा, उसको कोड और स्कोर देना उसको मुश्किल होगा। तो लेकिन हमारा फिक्स्ड रिस्पॉन्स में यस और नो वाले में या फिर 4 आपके पास ऑप्शन उन चारों में से सिलेक्ट करना है, ट्रू फॉल्स बताना है, तो उसको उसके लिए हमारा एक तो क्वेश्चन को कंप्लीट करना आसान है, दूसरा स्कोर करना आसान है, तीसरा आपका इसमें क्या है, नो राइटिंग इज रिक्वायर्ड बाय रिस्पोंडेंट के द्वारा कोई भी राइटिंग की ज़रूरत नहीं है, मतलब बहुत अनपढ़ इंसान भी इसको भर सकता है। ठीक है, तो ये 3 इसका आंसर है, लेकिन जो 4th वाला ये 3 तो सही इसके एडवांटेज है, पर ये पूछा है कि एडवांटेज क्या नहीं है, ये नहीं पूछा है ना कि एडवांटेज क्या नहीं है। तो यूजफुल वेयर देयर इज़ अ लिटिल और नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द सैम्पल, तो ये वहाँ कोई ऐसे इसका कोई यूज़ नहीं है जहाँ पे हमारा क्या है, बहुत कम इन्फॉर्मेशन हो सैम्पल की, अबाउट द सैम्पल, तो ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़। अब एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ इसका जो आंसर है वो सही दिया नहीं है एनटीए ने उस समय, उसको गलत माना है, हो सकता है ऑप्शंस में कुछ दिक्कत हो, तो इसका आंसर को उन्होंने गलत मान रखा है। लेकिन एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा हल्दी, हम जुकाम बुखार में अगर हल्दी का दूध ले लो तो वो आपका क्या करेगा, आपका जुकाम बुखार को एकदम ख़त्म कर देता है। क्यों, क्योंकि वो एक एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है उसमें। ठीक है, हाँ, तो इसलिए हमारे कुछ ऐसे स्पाइसेस होते हैं, ऐसे मसाले हैं जिसमें क्या है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। इसमें से है एक तो टर्मरिक तो है ही है, क्योंकि करक्यूमिन भी है इसमें, करक्यूमिन हमारे किसमें पाया जाता है, टर्मरिक में ही पाया जाता है। ठीक है, करक्यूमिन ये एक इसके अंदर का एक केमिकल है। ठीक है, क्लोव हो गया, क्लोव में भी क्या है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। उसके बाद क्यूमिन्स हैं, क्यूमिन्स हो गए, ब्लैक पेपर हो गया, काली मिर्ची, ठीक है, गार्लिक हो गया, और कोरिंडर, कोरिंडर मतलब धनिया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में आपकी क्या पाई जाती है, माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, पर इसका आंसर जो है एनटीए ने गलत दे रखा है, पर इसमें ये 2 हैं ये तो सही हैं। ठीक है, दोनों में तो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, एंड टर्मरिक में और क्लोव में। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि आपका क्यूमिन्स हो गए, आपके ब्लैक पेपर, काली मिर्ची हो गई, काली मिर्च, काली वाली जो गोल वाली मिर्च आती है, ठीक है, ब्लैक पेपर, और गार्लिक हो गया, लहसुन, और आपका कोरिएंडर। ठीक है, इन सब में क्या है, आपकी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, पर इसका आंसर जो है वो इन्होंने गलत दे रखा है एनटीए ने। ठीक है, तो कुछ हो सकता है ऑप्शंस में दिक्कत हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 वाला, रिकॉर्ड्स ऑफ द मेंटेन्ड इन द डाइटरी डिपार्टमेंट ऑफ अ हॉस्पिटल। ठीक है, किसी भी हॉस्पिटल के डाइटरी डिपार्टमेंट में किस तरीके का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाता है जब डाइट्स जो है हमारे पेशेंट को दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो भी पेशेंट को डाइट दी जाती है उसके लिए क्या क्या रिकॉर्ड वो रखते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में के। ठीक है, हॉस्पिटल के डाइटरी डिपार्टमेंट। ठीक है, जैसे मान लो कैंटीन वाले, ठीक है, हॉस्पिटल की जो कैंटीन चलती है ना, वो किस तरीके का
ठीक है। तो वो किस तरीके का आपका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करते हैं। एक तो इसमें से ये रिक्वेस्ट स्लिप जो है वो करते हैं, वो मेंटेन करते हैं। दूसरा है आपका प्रोडक्शन शेड्यूल मेंटेन करते हैं, और तीसरा है मेन्यू टैली। ठीक है, ये 3 चीज़ें वो मेंटेन करते हैं। ठीक है, वर्क शेड्यूल की इसमें ज़रूरत नहीं है, और आपका कैश बुक की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें जो हैं, वहाँ का जो डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट, जो आपका खाना बनाने वाला कैंटीन वाला डिपार्टमेंट है, वो ये 3 चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड में मेंटेन रखता है। फिर है इसके बाद एडिक्वेट जिंक इज़ नीडेड। ठीक है, जिंक की क्या क्या ज़रूरत होती है। अब इसमें भी क्या दिक्कत है, इसमें भी कुछ जो क्वेश्चंस हैं, इसके भी आंसर जो है वो कुछ आंटी ने गलत माना है, लेकिन हम देख लेते हैं। एडिक्वेट जिंक इज़ नीडेड, तो किस किस चीज़ के लिए हमारे जिंक की ज़रूरत होती है। तो एक तो इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरत होती है, हमारी सेलुलर ग्रोथ के लिए भी होती है, और ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी होती है। ठीक है, तो इम्यून फंक्शन हो गया। जो वुंड हीलिंग मतलब घाव के भरने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत होती है, वो इसमें दिया नहीं है। वुंड हीलिंग के लिए भी हमारे जिंक की ज़रूरत होती है, घाव के भरने के लिए। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए होती है, थायराइड के सही फंक्शन करने के लिए जिंक की ज़रूरत होती है, और सेल डिवीज़न के लिए भी जिंक की ज़रूरत होती है। ठीक है, किस किस के लिए हो गई, एक तो इम्यून सिस्टम तो इन्होंने ही दे रखा है। ठीक है, सेलुलर ग्रोथ हो गया, यानी कि सेल डिवीज़न भी बोल सकते हो उसको, सेल डिवीज़न मतलब जो कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, इसके लिए, ठीक है, इम्यून को अच्छा बनाने के लिए, ब्लड के क्लॉटिंग ये भी दे रखा है इन्होंने, ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी, और थायराइड ग्लैंड्स के काम करने के लिए भी हमारे जिंक की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं। तो आंसर लेकिन इसका सही मैच नहीं किया है एनटीए ने, हो सकता है कुछ ऑप्शंस में दिक्कत हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमर्जिंग लिपिड रिस्क फैक्टर फॉर सीवीडी आर। ठीक है, सीवीडी मतलब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में क्या क्या हमारा जो लिपिड रिस्क है वो आने के चांसेस होते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में। तो अगर आपको लिपिड रिस्क फैक्टर्स हम देखेंगे, किस कारण से आपको सीवीडी देखने को मिलता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि हार्ट प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, तो वो एक तो लिपोप्रोटीन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। एलिवेटेड लिपोप्रोटीन यानी कि लिपोप्रोटीन ए जो है वो बहुत बड़ा हुआ होता है हमारे, तो वो जमा होने लगता है। लो अपोलियो प्रोटीन A1, ठीक है, लो अपोलियो प्रोटीन ले, और ये जो आपका अपोलियो प्रोटीन है A1 है वो कम हो जाता है, इसके चलते भी कार्डियोवैस्कुलर ज़्यादा देखने को मिलेगी। हाई टोटल कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, हाई टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल रेशियो या कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो आपका ज़्यादा हो जाए। तो A, B और D इसका आंसर है। ठीक है, A, B और D इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉकेट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्लैश पॉकेट। ठीक है, स्लैश पॉकेट के अंदर कौन कौन सी पॉकेट जो है हमारी आती हैं। तो स्लैश पॉकेट के अंदर वेल्ट आती है, फ्लैप आती है और वुंड आती है। ठीक है, 3 पॉकेट्स हमारी कौन सी है, ये हमारी स्लैश पॉकेट यानी कि स्लैंटेड भी बोलते हैं इसको, स्लैंटेड पॉकेट भी बोलते हैं हम। उसके अंदर वेल्ट आएगी, फ्लैप आएगी और फेल्प आएगी और आपकी बाउंड आएगी। ठीक है, ये 3 पॉकेट्स जो हैं, पॉकेट मतलब जेब जो बनाते हैं, पॉकेट्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं ना, तो वो हम पढ़ेंगे टेक्सटाइल में। ठीक है, तो उसके अंदर 3 जो हैं वो हमारी फ्लैप के अंदर आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्टिंक्ट स्टाइल इन काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी। तो काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी जो है इसके क्या क्या एग्जाम्पल है। तो काठियावाड़ एक तो है कहाँ की हमारी, काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी है हमारी गुजरात की। ठीक है, कहाँ की है, गुजरात की, ये हमारी गुजरात की है काठियावाड़। इसके अंदर आपकी मोती भारत आती है, सिंधी टेरोपा और अबला भारत। ठीक है, 3 हमारी काठियावाड़ के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है, काठियावाड़ के अंदर आती हैं अलग अलग तरह की एम्ब्रॉयडरी है ये, जो काठियावाड़ के ही अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, तो मोती भारत हो गई, अबला भारत हो गई, और आपका सिंधी टेरोपा। ठीक है, 3 तरह की हैं ये। तो ये क्या है आपका A, B और C जो है इसका आंसर। और चलक तिक्की जो है वो नहीं है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, चलक तिक्की इसकी नहीं होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द मशीन नीडल्स फिट इनटू द निडल बार। ठीक है, जो आपकी मशीन नीडल है, यानी कि जब आप मशीन के जो पार्ट होता है उसके अंदर निडल को फिट करते हो। ठीक है, मशीन में जहाँ निडल फिट होती है, तो इसमें से किस पार्ट में फिट हो, निडल का कौन सा पार्ट है जो मशीन में फिट होता है। एक तो आपका इसमें शैंक होता है, ठीक है, जो मशीन में फिट होता है, शैंक और बट।
ठीक है। ये इस वाले हिस्से को शंक बोलते हैं और अंदर वाले हिस्से को बट बोलते हैं। तो ये मशीन के अंदर फिट होता है ये, ठीक है। तो बाकी नीचे जो है आई वगैरह होते हैं, इससे फिर सिलाई होती है आगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका इसका कौन सा पार्ट है, शंक और बट जो है ये हमारे मशीन में फिट होने वाले पार्ट है निडल के, ठीक है। जो सुई है, सुई जो हम फिट करते हैं ना मशीन के अंदर, जब हम सुई लगाते हैं तो वो सुई के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे शैंक और बट जो है वो हमारे सुई मशीन के अंदर फिट होते हैं, ठीक है। फिर नीचे वाले हिस्से से सिलाई होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर इम्पार्टेड इन फैब्रिक बाय नैनो टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर भी एनटीए ने सही नहीं दिया है, उन्होंने छोड़ दिया है, इसका आंसर गलत बताया है। तो ये क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर इम्पार्टेड इन अ फैब्रिक बाय नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी का चैप्टर आजकल खूब आने लगे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जो हमारा टेक्नोलॉजी, इसमें क्या होता है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स है यानी कि जो फाइबर है उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, हम क्या करें उन मॉलिक्यूल्स में ही बदलाव ले आए अपने, उसके अंदर ही हम नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दें। तो उसको क्या बोलते हैं, नैनो पार्टिकल्स बोलते हैं। मतलब आपने क्या किया है, नैनो टेक्नोलॉजी यानी कि नैनो पार्टिकल्स में काम कर रहे हैं। बिल्कुल छोटा अणु है, फाइबर के अंदर जो आपके बिल्कुल छोटे अणु हैं, एटम्स हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो नैनो टेक्नोलॉजी है। तो क्या क्या किया जा सकता है नैनो टेक्नोलॉजी के हिसाब से, एक तो वाटर रिप्लेंसिस कर सकते हैं, सॉइल रेसिस्टेंस कर सकते हैं, वाटर प्रूफ बना सकते हो आप उसको, सॉइल रेसिस्टेंस बना सकते हो कि सॉइल के दाग ना लगे, सेल्फ क्लीनिंग फैब्रिक, फैब्रिक जो है खुद को अपने आप को क्लीन कर सके, ठीक है, ये आप बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद रिंकल रेसिस्टेंस की रिंकल्स ना पड़े कपड़े में, जो रिंकल्स पड़ जाते हैं ना इसके लिए हमें प्रेस करनी पड़ती है। एंटी बैक्टीरिया कि कपड़े को ख़राब ना कर सके, कोई भी बैक्टीरिया उसे कपड़े को ख़राब ना करे, एंटी बैक्टीरियल बना दो कपड़े को आप। इम्प्रूवमेंट इन डाई आसानी से हो। एंटी स्टैटिक मतलब किसी भी तरीके के चार्ज और उसमें कपड़े में इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज ना दिखाई दे। यूवी प्रोटेक्शन, धूप से ख़राब ना हो। फ्लेम रिटार्डेशन, जले ना वो, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं नैनो पार्टिकल्स में, ठीक है। तो इसका आंसर एनटीए ने गलत दे रखा है, पर हमने एक बार देख लिया इसमें होता क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स कैन बी कन्फर्म्ड बाय देयर माइक्रोस्कोप अपीयरेंस, ठीक है। इसमें भी यही है, इसमें भी एनटीए ने आंसर सही नहीं दिया है। तो इसमें भी क्या है आपका, कौन से जो फाइबर्स हैं वो आपके माइक्रोस्कोप अपीयरेंस से हम कंफर्म कर सकते हैं। तो इसका कॉटन तो बिल्कुल कंफर्म हो जाता है माइक्रोस्कोप से, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, डॉग बोन शेप का वो आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से कॉटन हो सकता है, वुल भी हो सकता है, लेकिन इसका आंसर क्योंकि सही नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट, ठीक है, फ्रॉम अमंग द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। तो ये क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट। कंज्यूमर मूवमेंट के क्या क्या उद्देश्य हैं, क्यों कंज्यूमर मूवमेंट हम चला रहे हैं, ठीक है। कंज्यूमर मूवमेंट का मतलब ये है कि कोई हमें मार्केट में बेवकूफ़ ना बनाए, हम अवेयर हैं, जागो ग्राहक जागो, ठीक है। तो कंज्यूमर मूवमेंट में एक तो प्रोडक्ट सेफ्टी, ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट सेफ रहे, ठीक है, सेफ हो आपके लिए। दूसरा, सॉल्यूशन टू कंज्यूमर प्रॉब्लम कंज्यूमर के प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए, और कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो मूवमेंट में हम ये तीनों चीज़ें जो हैं, इन तीनों चीज़ों के लिए हम कंज्यूमर का मूवमेंट चलाते हैं, ताकि कंज्यूमर को एक तो प्रोडक्ट सेफ्टी उन्हें पता हो कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक है, सेफ रहे उनके लिए प्रोडक्ट, सुरक्षित प्रोडक्ट लें वो। दूसरा, कंज्यूमर प्रॉब्लम जो है उनका समाधान हो। और थर्ड है आपका प्रोवाइडिंग कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन, और कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। चलो आज के लिए हम यही 50 क्वेश्चन सकते हैं, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।